आगे सर अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछ लेते हैं, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले अपना थॉट होना चाहिए कि क्वेश्चन शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है कुछ ना कुछ हमें क्लू देके जाता है। क्लू क्या दिया हुआ है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 दिया है, बी 4 दिया है, और ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो होता है मैग्नीट्यूड वो 4 दिया हुआ, और पूछा क्या ए डॉट बी। तो सबसे पहले पूछने वाले टर्म को पूछते हैं, भाई तुम्हें चाहिए क्या। जब हम इससे पूछते हैं कि ए डॉट बी को चाहिए क्या, तो सबसे पहले क्या बोलता है, मेरा मैग्नीट्यूड दो। चलो क्या है मैग्नीट्यूड इसका, ए दो, मेरे को बी दो, और क्या दो, हम दोनों का एंगल दो। कितना एंगल लेता था हमने, कॉस थीटा। जब हम लोग देखते हैं कि हमको गिवन डाटा में सर थीटा छोड़ के सब पता है, तो हमारा नेक्स्ट मिशन होना चाहिए थीटा निकालेंगे कैसे। अब देखो हमने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, बचा क्या भाई साहब, यही तो बचा है। मतलब यही कुछ ना कुछ देके जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट बेसिक से। क्या बोला था अपने को, अगर ए क्रॉस बी की बात हो, अगर ए क्रॉस बी की बात हो तो उसका लिखना सिखाया था हमने, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। आपको रिमेंबर होगा, हम लोग बहुत बार लिख रहे हैं, ठीक। अगर इसकी मॉड बोला है, मॉड मतलब लाइक दैट सर, इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट जो यूनिट वेक्टर का क्या होगा वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। चलो आप सही बोल रहे हैं, ओके गुड। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, गॉट इट। ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है और इसका 4 दिया है, तो ए का वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू साइन थीटा, गॉट इट। आ गया सर। अब तो थीटा निकालना है, क्या इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। जब हमको पता चलता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 हो गया, इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, थीटा का वैल्यू यहां कितना है 30 डिग्री। कहानी खत्म, क्योंकि साइन थीटा 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, हमारा कहानी खत्म है। जब थीटा हो गया तो क्या पता है अपने को, ए का वैल्यू कितना पता है 2, बी का वैल्यू कितना पता है 4, कॉस कितना होगा 30 डिग्री। बस रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट तो कुछ है ही नहीं। 2 इंटू 4 कॉस 30 का वैल्यू 3 होता है, तो कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर कितना हो गया 4/3। कितना आसान क्वेश्चन है। जब भी छोटे से कंसेप्ट पे क्वेश्चन होता है तो कभी कभी मेंस वाले क्या करते हैं, ये चीज को निकालना पड़ेगा, आपको थीटा होना चाहिए, कुछ अनवेरिएबल दे देंगे। अगर मान लो इसका वैल्यू हमने 10 दे दिया और हमको ए पूछ लेगा, तो इजिली फाइंड थीटा। तो इस तरह के हमको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने मिलेंगे। क्या करेंगे तब तक, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं जो हमें करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसको। कंसेप्ट बाय मीनिंग ऑफ द एसेंस क्या हुआ जो कि हमको इस तरह से अप्लाई करना चाहिए। फंडामेंटल्स अगर हमारा करेक्ट होगा, फंडामेंटल्स अगर हम सही से सीख रहे होंगे तो हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी डिड द आंसर 4/3 इज द आंसर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपको सारा मामला समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट, क्योंकि इसका एप्लीकेशंस आता है। ये लास्ट नोट होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, इसको देखेंगे अच्छे से। ये नोट क्या कहता है, इसको रिजल्ट को देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ए क्रॉस अगर बी की बात होती है हम लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप, गॉट पॉइंट। अगर हमको कभी गलती से पूछेगा इसका डायरेक्शन बताओ, ये एन बताओ, तो क्या करेंगे, लोगों से कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कहानी। अगर हमको एन कैप पूछेगा हम लोग क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा कर देंगे, खत्म है। लेकिन सर ये एक मेथड तो है, ए बी साइन थीटा से तो कर सकते हैं, बट थोड़ा एक और तरीका है, कैसे सोच के देखो। अभी जस्ट हमने अप्लाई किया था, अगर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करते तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते हैं। अगर मैं क्या करूं, इस पे मॉड डाल दूं, मॉड का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर का भी मॉड, और हमको अभी इसे क्या लाखों बार बता चुका हूं, इसका मॉड ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब सर ये लिख सकते क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मान लो समहाउ अपने को थीटा नहीं पता, तो क्या एन कैप निकाल सकते हैं क्या, चलो इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे
ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी हमारा, अब देखो मॉड में दो रीजन आता है। कुछ लोग बोलते हैं मॉड का वैल्यू होता है प्लस माइनस, ये तो दो वैल्यू बाहर आएंगे। जब भी मॉड होता है तो प्लस माइनस बाहर आता है, ये मैथमेटिकल टर्म है, जस्ट इसको इंग्लिश कर लेंगे। अब यहां से हम एक टर्म आपको और इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं तो हमने एक चीज सीखा था, आपको पता, वो यूनिट वेक्टर। क्या सीखा था हमने? यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, हमने सीखा तो था यूनिट वेक्टर, बट कहना क्या चाहते हैं, हमने बताया था कि अगर कोई यूनिट वेक्टर ए होगा, उसको हमने क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। गॉट द पॉइंट? दिस इज इक्वल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर ये भी तो लगता है उसी तरह का, दिस इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ओके सर, ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है सर क्या, अगर हम इस वेक्टर को ए क्रॉस बी लिख के डॉट के फॉर्म में, अब देखो अगर इसकी बात करें, अगर ये यूनिट वेक्टर का मॉड होता तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन थीटा बचेगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। तो आपको एक ये वैल्यू भी पता होना चाहिए, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको 3 रिजल्ट मिला, आप यहां से चल सकते हैं, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। इवन दी वर्स कंडीशन यूनिट होगा तो आप लोग ये से चल सकते हैं। जो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट था हमने यहां से क्लियर किया था, और यूनिट कंसेप्ट हमने यहां से क्लियर किया। उससे क्या होगा, हमें डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे, जिस आइडिया को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद इस पर्टिकुलर एन वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि इस वेक्टर का प्रॉपर्ली जो हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको आप क्या करें, अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। छोटा ही बहुत टॉपिक है, 2-4 फॉर्मूले का टॉपिक है, फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी समहाउ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मीनिंग तो वही है अपना। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग क्योंकि यहां पे दो वेक्टर की ही चर्चा कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। ठीक है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या क्या आता है, अगर आपको मैं ट्रायंगल लॉ से याद दिलाना चाहूँ, उधर से देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर हमारा ये वेक्टर फर्स्ट था, ए था, और ये हमारा वेक्टर बी था, गॉट इट द पॉइंट। अगर ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, तो हमने क्या बोला था, एक रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा। सर कुछ एक रिजल्टेंट इस तरीके का होगा। अब देखो ये शेप क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म कर रही है। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, पूछेगा भाई साहब इसका एरिया तो बताओ, एरिया तो बताओ। फिर हमारे लिए बहुत क्वेश्चन होता है, सर हमको ना बेस पता है ना हाइट पता है, वेक्टर के फॉर्म में एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो मेंस में क्या करते हैं, कभी कभी इधर से खेला करते रहते हैं, वो इधर से आपको पूछ लेंगे एरिया बताओ, सोचोगे यार एरिया किधर से निकालो, कहां से एरिया आएगा। उसी कंसेप्ट को ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या एक्सप्लेन करता है। अब देखो ट्रायंगल की बात करते हो, ट्रायंगल इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री साइड। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो क्या होगा, इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर साइड। यही है ना, पैरेललोग्राम मतलब होता है चार साइड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगल मींस थ्री साइड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा थ्री साइड का होगा। थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ पे भी चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ हमने क्या डिस्कस किया था, दो वेक्टर रहेंगे, वही दो वेक्टर्स। मान लो हमने इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, दिस इज आवर वेक्टर बी। हमारा ये टू वेक्टर था, ठीक है, दो वेक्टर में हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ को ड्रॉ कर बताया था, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो। हमने क्या किया, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब सर कहना ये चाहते हैं कि ये भी हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है। तो रिजल्टेंट हमें क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है कि ये पॉइंट को जब इससे मैच करेंगे रिजल्टेंट होगा, लेकिन हमारा अभी काम वो नहीं है। इसका मतलब सर दो वेक्टर है और इसको हम लोग डायगोनली बोल सकते हैं। इसका मतलब इस पार्ट को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिस्कस करता है सर। ये हमारा होता है ट्रायंगल नंबर 1, ये होता है ट्रायंगल नंबर 2।
सर इसका भी तो वही कहना था, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ करूं तो इस पार्ट की ट्रायंगल की बात हो रही थी, बट इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फर्स्ट या तो ट्रायंगल की बात होगी या पैरेललोग्राम लॉ की बात होगी। तो हम लोग जस्ट इस डायग्राम के रेफरेंस में क्या करना है, फॉर्मूला को डिफाइन करना। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं क्या क्या होगा। कंडीशन फर्स्ट अप्लाई होता है फॉर फॉर्मूला फॉर एरिया। अब क्या क्या एरिया होगा, सबसे पहले बोलोगे सर ये ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, ट्रायंगल दिख रहा है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, बट फिजिक्स में हमको जो वेक्टर थ्योरी होता है मैथ का, वहां पे इस चीज को प्रूफ करके बताते हैं एरिया कितना आता है। बट फिजिक्स हमें बोलता है कि जस्ट हमको रिमेंबर करना है फॉर्मूला, कि अगर दो साइड दिया हो तो हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको फॉर्मूले को देखेंगे। क्वेश्चन इसमें है कि सबसे पहले किसकी बात करें, ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इफ एज्यूम करते हैं ए एंड बी इज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो क्या होता है, ए एंड बी इज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इफ एज्यूम कर लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द एडजेसेंट साइड, याद होगा ए एंड बी इज द एडजेसेंट साइड, मतलब आसपास के साइड होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, देन तब एरिया कितना होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। तो एरिया जो होता है, एरिया डिफाइन होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी। सर कहना क्या चाहते हैं आप, सबसे पहले तो ए एंड क्रॉस बी करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और उसका 1/2 इज द एरिया। एरिया क्या होगा उसका 1/2 ए क्रॉस बी, सिंपल है। सबसे पहले ए क्रॉस बी मेथड हमको डिटरमिनेंट पता है, डिटरमिनेंट मेथड में हमको ए क्रॉस बी निकालने आ जाएगा, जो भी वेक्टर फॉर्म आएंगे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर ax ay az आ गया तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, एरिया हो जाएगा। जो इसका सेकंड एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगर सेम कंडीशन है ए एंड बी द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब सर इसकी बात कर रहे हैं ये और इसकी बात, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। सर हमें लग रहा है कि अगर ये दोनों साइड था, इसका एरिया ये है, इसका आइडेंटिकल है, अगर मैं इस एरिया के ट्रायंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। तो यहां से कंडीशन सेम है, अगर ए एंड बी इज द एरिया ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम को हम लोग लिखते हैं LLOGM। दिस इज द सिंबल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिख लेंगे। पैरेललोग्राम में जो एरिया होगा, कंडीशन क्या है, इफ अगर ये इसका साइड ए बी होगा, कंडीशन याद रखेंगे, लिख देता हूं मैं, इफ ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब क्या हो, ये साइड होना चाहिए, तब एरिया कितना होगा, सिंपल है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या दिया था आपने, 1/2 इंटू 2 इंटू ए क्रॉस बी, सिंपल है, कुछ नया नहीं है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंबल क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो हमको 2 पॉइंट्स मिला, ट्रायंगल का एरिया ओनली 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, दिस इज ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है यार ऐसा कुछ होगा तो किस किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 रिजल्ट है, हम लोग एक और सब्सिडी रिजल्ट लिखेंगे, तो आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, जब भी 2 एडजेसेंट साइड हो, 2 साथ साइड याद रखेंगे लाइक दैट, तो उसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, उसका पैरेललोग्राम का एरिया दैट इज कॉल्ड 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ए क्रॉस बी। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आसान है, सिंपल, आपको याद रहेगा ए क्रॉस बी का मॉड, पैरेललोग्राम उसका हाफ, ट्रायंगल नहीं तो ट्रायंगल का डबल, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको लिख लीजिए। एक और छोटा सा मिसिंग पॉइंट है जो कि इसके बाद आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब देखो हम लोग पैरेललोग्राम में भी कंटिन्यू करते हैं। इन पैरेललोग्राम में होता है, अगर सर बात ये हुई कि सर हमको एडिशन ने डायगोनल दे दिया, मतलब अगर ये हमको रिजल्टेंट पता हो, ये वेक्टर पता, अब ये भी क्या है, साइड नहीं डायगोनल दिया हो, तो ये मान लो वेक्टर ये हो गया, दिस इज वेक्टर बी हो गया, ऐसा कुछ दिया तो क्या करेंगे, तो कंडीशन है इफ, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम कंटिन्यू है, इफ ए एंड बी
आर दी डायगोनल आर, कभी एक बार क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, यही करके आ गए, इसलिए मैं बता रहा हूं। आर दी डायगोनल, डायगोनल मतलब ये उसका जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम। तब भाई साहब एरिया क्या होता है? तो एरिया उस समय होता है, बहुत ही आसान है याद रखना, एज लाइक ट्रायंगल। बहुत लोग को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, सर ये दोनों इक्वल कैसे होगा? दिस इज मैथमेटिकल प्रूफ, यू कैन रिमेंबर जस्ट फॉर ए सेक ऑफ फिजिक्स, ये तो आपको उतना आना ही चाहिए। अगर ए बी डायगोनल होगा इसका मतलब एरिया 1/2 ए क्रॉस बी, ए बी अगर साइड होगा तो एरिया क्या होगा? ए क्रॉस बी, और उसके लिए ट्रायंगल का एरिया यू कैन इजीली फाइंड आउट। ट्रायंगल तो आ ही जाएगा, ये पता है। तो हमको इस केस में ट्रायंगल बहुत कम पूछता है, जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पे आते हैं। हमको छोटा सा कंसेप्ट था ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, 3 चीज सीखने को मिला। फर्स्ट पॉइंट मिला ट्रायंगल का एरिया, अगर ए बी एडजेसेंट साइड हो तो 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड खत्म। अगर ए बी एडजेसेंट साइड हो तो पैरेललोग्राम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, खत्म कहानी। तीसरा क्या था? अगर ए क्रॉस ए बी दोनों डायगोनल हो जाए, लाइक दैट, ये और ये हो जाए, उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे? सिमिलर फॉर ए क्रॉस बी ट्रायंगल। बस 3 चीज हमें सीखना था, दैट इज द टोटली एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा क्या हमने इस पॉइंट को सही से अप्लाई किया कि नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले बुझाए कि 2 एडजेसेंट साइड दिए, फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए सर, एडजेसेंट साइड में क्या अप्लाई करते हैं। दूसरा 2 वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है, गॉट द पॉइंट। अब ए एंड बी दिया हुआ है सर, तो क्या करो? सबसे पहले सर फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या बताया था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया क्या होता था? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले सर मिशन है कि ए क्रॉस बी आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिकली ए क्रॉस बी से शुरू करते हैं। क्या बोला था अपने को? ए क्रॉस बी वी कैन अप्लाई विच मेथड यू वांट, बट ऑलवेज क्या प्रेफर करना है? डिटरमिनेंट मेथड। आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस प्लस, लिखेंगे इसको जितना बार लिख सके लिखेंगे, तो क्या होगा? हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कभी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपेयर करो ए में 1 to 1, 1 to 1, यहाँ तो आई है कि नहीं? 0 नहीं है तो जरूर लिख सकते ना, J1 K1, कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करना है। क्या बताया था अपन? आई कैप कॉमन लो, ये टर्म नहीं रहेगा, क्या होगा? 2 into 1 minus 1, 2 into 1 minus 1, करेक्ट इट। फिर जे में माइनस जे लिखो, ये चला गया, 1 into 1 minus 0। कितना आसान है, सिर्फ लिखना है कि चला गया, क्या बचेगा? 1 minus 0, क्योंकि 0 को 2 से करे कुछ नहीं होगा, एडिशन, कहानी खत्म। देखो क्या आ गया हमारा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा क्या? ए डॉट बी है। ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया, अब तो आसान है ना। अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू पता है तो उसका मॉड निकालने का मतलब क्या है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना होगा? √100, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू -1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसका मतलब सर √3 आया, खत्म कहानी। दिस इज √3, इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा आंसर का? √3/2। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ए क्रॉस बी निकाला, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये सब क्या आ गया? √3। जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया? पुट कर दिया, आंसर मिल गया हमको। इसको स्क्वायर रूट लिख लेंगे क्योंकि एरिया है ये, स्क्वायर यूनिट। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको, बट बशर्ते आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए। अगर आप अच्छे से अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। इसको लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं? एक सिमिलर टाइप से कोशिश करते हैं दूसरा क्वेश्चन को बनाने का, जो कि थोड़ा सा हमको डिफरेंट आइडिया दे। क्योंकि अब देखो इसमें नया है ना, अगर मैं डायगोनल का पूछता पैरेललोग्राम में तो क्या होता? 1/2 हट जाता। तो वो तो क्वेश्चन करना कोई नई बात नहीं है ना। अगर मैं सेम साइड पे एक होमवर्क में लिख ही देता हूं, आप क्या करेंगे? इसको करेंगे, क्या करेंगे? फाइंड करेंगे एरिया किसका? पैरेललोग्राम का। साइड वही रहेगा, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इससे पैरेललोग्राम बन जाएगा, सिंपल है। ए क्रॉस बी करना है, एरिया तो इसे यही होगा √3, बट एक बार ट्राई कर लेंगे। आसान था क्वेश्चन था।
फिर हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं डायगोनल वाला, उसका क्या एप्लीकेशन है उसको भी देखो। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे लिए आसान है। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम दिया क्या है, डायगोनल दिया, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। डायगोनल एरिया क्या होता है लिखना बताया था। पैरेललोग्राम के एरिया का मतलब हमने बताया था जब डायगोनल दिया हो तो 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड, बस सिंपल इतना ही करना है। चलो करके देखते हैं। सर ए क्रॉस बी निकालना तो आसान है, क्या करेंगे सिंपल, जब भी ए क्रॉस बी करना होता है ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट खोल के बैठ जाते हैं। सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, इसको लिखते रहना हमेशा। क्या होगा, हम लोग 10-15 बार लिखेंगे तो खुद आइडिया लग जाएगा, जे में माइनस होता है, आई में प्लस होता है और के में प्लस होता है। ये अल्टरनेट रूल है, मैथमेटिक्स में इसको डीप से देखते हैं, बट यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब देखो हमने ए की बात करी है पहले, तो सबसे पहले ए का होना चाहिए। ए का क्या है 1 2 1, फिर बी का क्या है 1 -3 1। अब तो सॉल्व करना बहुत आसान है हमारे लिए, सिखाया था पहले। आई को कॉमन लो तो ये टर्म चला जाएगा, क्या बचेगा, आई कैप पहले कॉमन ले लेते अपन। आई कैप मीन्स 2 × 1 2 माइनस ऑफ -3 2 माइनस ऑफ -3, क्यों 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और एक ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखते हैं, जे कैप में हमने फिर से माइनस लिया, ये टर्म और ये टर्म नहीं रहेंगे, क्या बचेगा 1 × 1 1 माइनस ऑफ 1 × 1 1, तो क्या होगा 1 - 1। सिमिलरली फॉर के कैप, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल है, क्या बचेगा 1 × 3 -3 और -2 -3 -2। चलो आ गया, तो रिजल्ट देखते हैं हम लोग। 2 + 3, इसका मतलब सर कहना चाहते हैं ये 5 आई कैप, 1 - 1 0, तो जे टर्म तो रहेगा नहीं, तो हमारा 0 हो गया, प्लस वो -3 -2 -5 के कैप आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 5 आई कैप -5 के कैप। अब तो आसान है। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या बताया था, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ -5 का स्क्वायर। 25 + 25 50, 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखना चाहे तो 5√2 लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5√2। खत्म कहानी, ये हमारा 5√ हो गया। वैल्यू लिखो यहाँ पे, क्या पूछा है 1/2 एंड 5√2। इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है, 2.5√2 कोई मतलब नहीं है, इसको क्या लिख लो 5√2/2। अगर रेशनलाइज भी कर दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नीचे √2 लिखने कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये अगर नहीं कुछ लिखा हो तो हम लोग वैसे लिख सकते हैं। यू गेट द पॉइंट ना। अगर जब भी डायगोनल दिया हो, जब भी कोई साइड दिया हो, एडजेसेंट पता हो, तो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट और फंडामेंटल्स है, इसमें कुछ नए नहीं। अगर आपको मैं 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे बता चुका हूं, सबको अच्छे से देखेंगे कि कहना क्या चाहता है और डायरेक्शंस का रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक में, थोड़ा सा इससे हट के, क्योंकि हमने कोप्लेनरिटी की बात करी थी, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट क्या हो। आप इसको पहले अच्छे से लिखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमने सीखा था ना, जो हमने कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी की बात करी थी, अपना रिमेंबर हुआ कंडीशन तो देखेंगे, हमने पॉइंट्स में लिखा था, उसको देखेंगे अच्छे से। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या बताया था, अगर ए बी सी तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हो तो क्या बोला था, ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है। अब इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है, हमारे पास ए पता है, बी पता है, सी पता है, दोनों का डॉट क्या करना है 0। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होता है सर बी क्रॉस सी निकालो, फिर उसको डॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 कर दो। ये हमारा मेथड बस, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे। क्या करेंगे, इसको 2 मेथड से बताएंगे। समहाउ ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इसको अगर इस मेथड से सॉल्व करें तब भी करेक्ट होगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, पहले ए क्रॉस बी डॉट सी 0 करें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और जो थर्ड मेथड होगा हमारा, मैं क्या करता हूँ 3 बताता हूँ, हमें क्या हो कंडीशन याद रखेगा, मैं इसमें से एक बताऊंगा और दूसरा ये कहूँ कि अगर ये बता दूंगा तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर फिर थर्ड मेथड, इसमें 3 मेथड है, दिस इज मेथड फर्स्ट, दिस इज मेथड सेकंड और दिस इज मेथड थर्ड, करेक्ट है। मैं आपको 2 बताऊंगा 3 में से,
एक ये दोनों आइडेंटिकल है, आपको सॉल्व करना। थर्ड मेथड होता है, ये हमारा मैथमेटिक्स का मेथड होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज मेथड। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टीज मेथड क्या होता है अपने को आइडिया ही नहीं है, थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स से हटके क्या करते हैं, फिर इसमें लिखते हैं अगर वेक्टर ए ऐसा कुछ था, वेक्टर बी ऐसा कुछ था, वेक्टर सी ऐसा कुछ था, तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि डिटरमिनेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर इज 0। कैसे, फिर से देखो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड 0। ये मेथड हमारे लिए मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसको कौन क्रॉस करेगा इतना। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको हम ये मेथड करके बताएंगे, ये मेथड करके बताएंगे, और ये मेथड आपको खुद करने को देंगे। तो हमारे लिए कोप्लेनरिटी का मतलब समझ में आ गया। 3 वेक्टर की बात चल रही है सर, अगर ये वेक्टर ए है, अगर हम इस वेक्टर को बी मान लें और इस वेक्टर को सी मान लें, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर मतलब क्या एक ही प्लेन में है, तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर अपन इसको वो पॉइंट मान लेते हैं, कुछ नया नहीं, वो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा सर कंसर्न क्या है, सॉल्व तो करूं, जो गिवन डाटा है तो सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को निकालते हैं, फिर क्या करें, उसको डॉट कर देंगे, शुरू करते हैं कहानी। तो बी क्रॉस सी की बात चली, ठीक है, हम यहां देखेंगे सॉल्यूशन को, आप अच्छे से सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि आपको इस सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप 2-3 मेथड से किसी सॉल्यूशन को देखते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हमें सीखने को मिल जाते हैं। इसलिए प्लीज स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। अब देखो, बी क्रॉस सी की बात हुई है, तो व्हाट इज बी वेक्टर, ये सी है, तो सबसे पहले क्या लिखो अपन, मैं बताया था आई कैप लिखते हैं अपन, जे कैप लिखते हैं अपन, के कैप लिखते हैं अपन, और पता है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये लिखते चलेंगे जब तक कि हम कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि अब मैं गलती नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। गॉट इट। सर बी की बात हो, कोएफिशिएंट कितना है, 1 2 1, लिखो 1 2 1, गॉट द पॉइंट। सी कितना है सर, अल्फा है, -1 है, -2 है। सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या बोला था अपन, सबसे पहले आई कैप कॉमन लो, क्या क्या हो सकता है, ये टर्म चला गया, क्या बचा 2 × 2 -4, -4 + 1, -4 + 1 हाउ, तो 1 1 1 होगा, -1 एक ऑलरेडी माइनस पहले से, तो +1 हो जाएगा। चलो जे कैप तो गया, जे कैप में क्या था, ये टर्म मीडियम से क्या बचेगा, -2 × 1 -2 एंड अल्फा × 1 -अल्फा। गॉट द पॉइंट, आ गया। अब क्या बचा, के कैप, ये टर्म चला गया, ये टर्म क्या बचेगा, -1 और ये -अल्फा। अब हमारे पास वैल्यू आ गया सर, क्या आ गया वैल्यू, अगर बी क्रॉस सी की बात करें तो क्या आ गया, -4 + 1 -3 आई कैप, प्लस -2, क्या करूं, उसको प्लस लिख दो, इसको माइनस भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका सब प्लस हो जाएगा, तो प्लस जे कैप 2 + अल्फा। अब यहां से इसको माइनस निकालो, चलो निकाल लेते हैं, -के कैप 1 + 2 अल्फा। आ गया, कहानी खत्म। अब क्या हमारा ए क्रॉस बी, फिर क्या, इसको डॉट करो किसके साथ, ए के साथ, कंडीशन देखेंगे, ए डॉट, इसको मान लो एक वेक्टर डी, आसान रहेगा ना, ए क्रॉस बी को हम डी मान लेते हैं, ए डॉट डी क्या होना चाहिए, 0। तो चलो ए डॉट लिखते पहले, व्हाट इज ए, आई कैप + 2 कैप, आई कैप + 2 कैप + 0 के कैप। नहीं हो तो लिख ले, किसी ने रोका नहीं, डॉट याद रखें, कंडीशन क्या है फिर से, ये -3 आई कैप + जे कैप 2 + अल्फा -के कैप 1 + 2 अल्फा। अब डॉट में पता है ना, सेम का 1 होता है, वैल्यू कितना होगा इसका, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आई के साथ करो, तो आई से 1 जाए, कितना हो गया, -3, जे को जे से करो तो 1 हो जाएगा, 2 × तो हो जाएगा +2 × 2 + अल्फा। के से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 0 × 0 0 = 0। क्या आ गया, 3 को उधर लेके जाऊं, क्या होगा, 4 + 2 अल्फा, 4 + 2 अल्फा = 3, इसको उधर कर दो,
टू अल्फा इज इक्वल टू -1। जब टू अल्फा इक्वल -1 होगा तो अल्फा कितना होगा 1 - 1 - 2, बिकॉज ये 3 - 4 -1 अल्फा 1/2। तो ये जो वैल्यू था हमारा अल्फा इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा वैल्यू होगा। हमने इस मेथड से किया। आप क्या करेंगे, इस मेथड को भी जब अप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, उसको सी के साथ डॉट लेंगे तो आपको सेम आंसर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आई होप आप इस मेथड को समझ गए होंगे। मैं क्या करता हूँ, एक इस मेथड पे थोड़ा सा डील कर देता हूँ कि कभी मान लो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, मेंस के बच्चे जो होते हैं, एडवांस के बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को प्रीफर करते हैं। और ऐसा कंडीशन मैथमेटिक्स में भी आता है। जब मैथमेटिक्स में आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, कोप्लेनरिटी के कंडीशन में जो कोप्लेनर होगा वेक्टर, वहां पे इस मेथड से बेहतर है आप इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आसान होता है इससे, बट ये हमारा राइट मेथड है। व्हाट इट, आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को पूरे लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड हमने आपके घर के लिए छोड़ा है। इस मेथड को आप क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है, मैं उसको डी कैट नहीं करने वाला हूँ, ए क्रॉस बी करेंगे उसको डी के साथ कर देंगे, सी के साथ आपको ये मिल जाएगा। हम लोग इस मेथड पे थोड़ा चर्चा करते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। अगर हम इस मेथड की बात करें, कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि अगर ए बी सी डी तीनों कोप्लेनर होगा, इसका मतलब है अगर ए बी सी तीनों कोप्लेनर की बात करें तो हमने सबसे क्या बोला था, ये हमारा मैथमेटिकल रूल होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का वैल्यू क्या होगा 0। इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था ए एक्स ए वाई ए जेड। हम लिखेंगे जस्ट वैल्यू, व्हाट इज द ए एक्स 1, व्हाट इज द ए वाई 2, व्हाट इज द ए जेड 0, खत्म कहानी। व्हाट इज द बी 1, व्हाट इज द बी वाई 2, व्हाट इज द बी जेड 1, दैट इज अल्फा -1 - 2। अब ये भी सोचेंगे सर कैसे सॉल्व करें इसको, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा 0। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे लास्ट में, पहले सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट, तो ये जो वैल्यू 0 था उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है सर, क्या बताया था, इसमें माइनस वाला कुछ नहीं लेना है, जस्ट सिंपल से इस पॉइंट को यूज करेंगे। 1 है सर, चलो 1 ले लिया अपन, 1 आ गया, ये चला गया, बचेगा -4 + 1 आ गया सर, व्हाट इट। फिर क्या करो, हमने यहाँ बोला था प्लस माइनस प्लस होगा -2, ये चला क्या बचा -2 + अल्फा -2 - अल्फा, यू गॉट द पॉइंट। चलो ये आ गया सर सी। अब देखो ये 0 है, कुछ भी आया क्या होगा 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा ऑलरेडी 0, तो हम लोग उस टर्म को नहीं लिख रहे, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। सॉल्व करें, क्या दिया हुआ है 1 - 3 + 4 + 2 अल्फा = 0। कितना आसान था, हम तो एक ही लाइन में करके बैठ गए। देखो उसको उधर भेज दो, 4 - 3 हो जाएगा 1 + 2 अल्फा = 0, तो अल्फा 2 अल्फा = -1, अल्फा = -1/2। तो हमारे लिए दोनों मेथड में आंसर हमारा वही आया -1/2, वहां पे क्या आया था -1/2। तो ये हमारा थोड़ा सा अल्टीमेटली थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जिस मेथड से जिस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करते थे, ये हम लोग वहां क्या करते हैं मैथमेटिक्स का टर्म में, आप इसको 12th में हम लोग डील करते हैं अच्छे से, मैथमेटिक्स का टर्म होता है, इसको हम लोग कोप्लेनरिटी ऑफ द थ्रीज वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस तरह से वेक्टर के टिल एंड तक हमने जो वेक्टर कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक चल रहा था, आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस पे क्वेश्चन जितने टच कर सकते हैं बना सकते हैं, उसको बनाएंगे। आप प्रीवियस ईयर हो, जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोशिश करेंगे बनाएंगे। उससे आपको क्या होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी इस पॉइंट को सॉल्व कैसे करना है। गेट इट। और ये मेथड आपके लिए होमवर्क था, आप जब इस मेथड से भी करेंगे तो हमारे पास 3 मेथड आगे करने के लिए, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड, 2 हमने करके बताया है, दोनों से आंसर -1/2 आया है। जब आप इस मेथड से करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अगेन -1/2 मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।